तो इसलिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लूंगा। जी, ये बच्चों इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कोई लिमिट तो नहीं है, बट फिर भी काफी हद तक कोशिश कर सकते हैं। जी बच्चों देखिए, इनकम टैक्स में बच्चों जो ये हमारा चल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एंडलेस हैं। क्योंकि हम ये बात करते रहते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। और अब जैसे आता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज टैक्सेबल if rate of interest exceeds 9.5% of amount deposited. ये अब पता लगा, कुछ लोग लिख देते हैं 9.5% ऑफ सैलरी, तो लोग उसको, उनको पता ही नहीं लगता ये 9.5% किस चीज का है। जी बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इज टैक्सेबल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स 9.5% ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड। अब देखो बच्चों, अगर जो मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड 26,000, 13% ऑन आरपीएफ, देखो बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड 26,000, 13% ऑन आरपीएफ, टैक्सेबल अमाउंट
टैक्सेबल अमाउंट बच्चों, इसका जवाब है 13% माइनस 9.5%। 13% मिला रिसीव, 9.5% एग्जाम्प्ट, एक्स्ट्रा कितना 3.5%। कितना एक्स्ट्रा 3.5%। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 13% 26,000, तो 3.5% कितना, ये जब हम निकालेंगे तो 26,000 26,000 अपॉन 13% इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 7,000। तो टैक्सेबल ये 7,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान से देखो, टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों 7,000, 7,000, समझे? जी जी बच्चों, टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%, 7,000। ठीक है, अब आता है बच्चों, इसी में ही मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता जा रहा हूं। एक्स has stayed in India in PY 1920 for 50 days. What is his residential status? What is his residential status? ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। What is his residential status? इसका सीधा जवाब आएगा नॉन रेजिडेंट। क्यों बच्चों? जवाब सुनिए। Because he stay in India in relevant PY
शुड बी 182 डेज, ये पहली बेसिक कंडीशन है, और 60 डेज प्लस 365 इन 4 years. 60 days and 365 in 4 years. ये तो कितने दिन रह रहा है वो? 50 डेज में कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है. 50 days are less, so none of the basic conditions satisfied. None of basic conditions satisfied. So he is non-resident. कौन है वो? ये बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन डिट्टो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए गुजारिश है मेरी, लिखते रहिए जी. कीप राइटिंग. इसमें कुछ क्वेश्चन वो भी है जो मैं पहले भी करा चुका हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि और बच्चे भी सुन लें उन क्वेश्चंस को. और बच्चों लिखते जाइए. हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, सबको पता है. 30% ऑफ क्या? एनुअल वैल्यू. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मिलेगी मिलेगी, चाहे वो रिपेयर्स पे किसी पे पैसा खर्च करे या ना करे. फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी, एसडी लिख रहा हूं मैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी 50,000 और ग्रॉस सैलरी whichever is less. 50,000 और ग्रॉस सैलरी whichever is less. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी हेड की. जी ये बच्चों कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, इसलिए मैं ये सब कराई जा रहा हूं. फिर है स्टैंडर्ड डिडक्शन इन पेंशन फॉर डिसीज्ड एम्प्लॉय, फॉर डिसीज्ड मेंबर ऑफ डिसीज, सॉरी गलत लिख दिया, डिसीज्ड पेंशन फॉर मेंबर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय. यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसका एग्जीक्यूटर जो है फॉर लीगल ईयर, या एग्जीक्यूटर या मेंबर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, whichever is less. whichever is less. फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस. लिमिट इज, गलत है, ये जान के कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर. नो लिमिट, नो लिमिट. लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन of self-occupied house. It is 2 lakhs in 1 PY. ध्यान से सुन लो. लेट आउट हाउस की कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट नहीं है.
रुपीज 2 lakhs in 1 PY. ठीक है. If loan taken for repairs then limit is 30,000 for self-occupied. हाउस. बार बार सुन लो, लेट आउट हाउस की कोई लिमिट नहीं है. फिर आता है जो एग्जेम्प्ट इनकम है, ये ध्यान रखना आप, अक्सर पूछते हैं, वो बहुत सारी हैं. सेक्शन 10 है इसकी, सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम की. जो इनकम नहीं जुड़ती हैं, सेक्शन 10 है. आई थिंक सब सेक्शन 15 है, ये चेक करना पड़ेगा मुझे. सेक्शन 10 तो पक्का है. एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया. इन इंडिया exempt. Dividend from Indian company exempt. ये बस बच्चों 19-20 में exempt है, PY 19-20 में, और 20-21 में ये टैक्सेबल हो गया जो लोग CA के एग्जाम देंगे उनके लिए. Dividend from Indian company exempt. Post office saving bank 3,500 सिंगल अकाउंट, 7,000 डबल exempt. Gift from relative in cash, in kind exempt. Gift from non-relative, gift from non-relative is taxable if total amount exceeds is 50,000 in a year. Full amount taxable. Gift on the occasion of marriage is exempt from non-relative. ये बच्चों देखते जाइए, लिखते जाइए. Normal rule of PY plus AY is of 24 months duration. क्यों? क्योंकि बच्चों 12 महीने का PY, 12 मंथ्स का PY मान लो 19-20, और 12 मंथ्स का AY मान लो 20-21, तो टोटल ड्यूरेशन कितने मंथ्स की हो गई? 24 महीने की. इसलिए मैंने ये बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में यही तो क्वेश्चन आएंगे. नॉलेज तो तब भी चाहिए दोस्त, क्वेश्चन तो यही आने हैं, इसी टाइप के आने हैं.
इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं भाई। एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इंटरनल तो बच्चों कॉलेज करते हैं जो उनकी दया दृष्टि हो जाए, उसमें तो हम दे ही देते हैं यदि हम चेक करते हैं तो। फिर है बच्चों सीनियर सिटीजन एज 60 years, सुपर सीनियर सिटीजन 80 years, for a new source of income can PY be for a duration less than 12 months? आंसर है यस। क्यों? देखिए, X started business, example, on 10th October 2019। या चलिए मैं जान के फर्स्ट लिख दे रहा हूं, थोड़ा नहीं तो डेज में काउंट करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2019। His first PY is for 6 months, 1/10/19 से 31 मार्च 20 तक, 6 months. Normally PY for 12 months. Normally PY for 12 months. But here it is exception. So PY for 6 months. Yeah. Gifts from patients for a doctor. Are these taxable? Answer, yes. PGBP, professional income. Professional income. क्यों? क्योंकि जब मरीज डॉक्टर को गिफ्ट दे रहे हैं तो समझ लो यदि मरीज डॉक्टर को गिफ्ट दे रहे हैं तो समझ लो वो फीस के रूप में दे रहे हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, ट्रीटमेंट बताना है। ये देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, कहां जाएगा आंसर? अदर सोर्सेस। कोई कहेगा एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट है, नो। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट तब होती है यदि वो इंडिया में होती है। अब इन्होंने एक सवाल पूछा है, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन इंग्लैंड। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया received in England.
हर एक में बच्चों में बार बार ये बोल रहा हूँ, टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना है. Is it taxable in India? Or keep in mind residence and tax liability. Keeping residence and tax liability. आपको ये आंसर करना है. इसको इन्होंने लिखा है बच्चों, deemed to be earned in India. Deemed to be earned in India. क्योंकि पेमेंट जो है वो कौन कर रहा है. So taxable for OR, NOR and NR. Taxable for OR, NOR and NR. All three. तीनों के लिए टैक्सेबल है. फिर है कैजुअल इनकम, पीडीएस. क्या ट्रीटमेंट है. कैजुअल इनकम होती क्या बच्चों, विंडफॉल इनकम, सडन इनकम, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस. लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस. टीवी गेम शोज, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति. इस पे है बच्चों, इफ ग्रॉस विनिंग is 10,000, no tax deducted at source. यदि ग्रॉस विनिंग किससे ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, नो टीडीएस, फुल्ली टैक्सेबल. If gross winning exceeds, then TDS 30%. Example, लॉटरी इनकम 10,000, 10 से ज्यादा नहीं है, सपोज 10 है, और ग्रॉस 10,000, नेट 10,000. ग्रॉस 10,000, नेट 10,000. ठीक है. अब देखिए दूसरा, केबीसी, विनिंग 10 लाख, नेट, नेट का मतलब रिसीव्ड 7 लाख, टैक्सेबल 10 लाख, ग्रॉस 10 लाख. टैक्सेबल 10 लाख, ग्रॉस 10 लाख. ठीक है. मतलब ये होता है बच्चों, 10 लाख ग्रॉस है,
TDS 3 लाख, नेट 7 लाख। जी, अब देखिए बच्चों, क्योंकि जब बच्चों ये आता है ना ऑब्जेक्टिव पेपर, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी कहीं से भी। कैन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बी नेगेटिव? आंसर नो, नील। देख रहा हूं मैं, डाउट हो गया मुझे। शायद हो सकती है यदि म्युनिसिपल टैक्सेस ज्यादा हो, लेकिन वो उतने ज्यादा होते ही नहीं है। कैन बी जीरो, यस, नील, कैन बी जीरो। कांट बी नेगेटिव। जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। मैक्सिमम ऐसे आता है, ए 15,000, बी 3,000, सी 5,000, डी 8,000। इसका आंसर है 5,000 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये भी किसके लिए है? सिर्फ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझे? Is dearness allowance under the head salary is exempt partially
Is dearness allowance under the head salary is exempt partially? No. Fully taxable. It is what? Fully taxable, बच्चों. It is fully taxable. ये बच्चों मैं वो चीज करा रहा हूं, आप ध्यान से सुन लो, ये कोई नहीं कराता बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये जितने मर्जी सत्या पत्या ले लो, सब कूड़ा है वो, मतलब ले लो, मैं मना नहीं कर रहा लेने के लिए, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, इनकम टैक्स है। ये आपको तभी आएगा जब आपने ये पांचों हेड्स पढ़े होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल, सैलरी हेड, क्या रूल है बच्चों? उसमें गलतियां होती हैं, हम लोग अभी देखिए, मैंने अभी लिख दिया एनुअल वैल्यू कैन बी नेगेटिव, मेरे को चेक करना पड़ा फटाफट, पढ़ लो, लेकिन उससे कोई 100% नहीं आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल, 100 per month, maximum for 2 children, 100 per month per child, 100 per month per child, maximum for 2 children, maximum for 2 children. ये मैक्सिमम एग्जाम्पशन है, तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कितनी हो सकती है? 100 इंटू 2 इंटू 12, 2400 कैन बी मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम एग्जाम्पशन। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। मान लो एक्स गेट्स 250 पर मंथ पर चाइल्ड, 3 चिल्ड्रन, तो उसको मिल रहे हैं 250 इंटू 3 इंटू 12, 9000 माइनस एग्जेम्प्ट, उसको एग्जाम्पशन हो जाएंगे 100 इंटू 2 इंटू 12, 2400, टैक्सेबल कितने? 600, 6600, कुछ भी दे सकते हैं ना वो एग्जाम्पशन बच्चों, ऑब्जेक्टिव में तो यही तो करेंगे वो। अब है डेली अलाउंस फॉर एमपी एमएलए, एमपी एमएलए इज एग्जेम्प्ट, एमपी पक्का है, इज एग्जेम्प्ट। सैलरी ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब, इज टैक्सेबल under the head other sources, under the head other sources। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी टैक्सेबल है, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बच्चों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं होता। फिर है स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एग्जेम्प्ट होती है। exempt, compensation received on retrenchment, जैसे हम किसी को नौकरी से निकाल देते हैं,
कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट बोलते हैं छटनी को, मतलब छटनी, छटाई, इज एग्जेम्प्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ कितना बच्चों, मैक्सिमम 5 lakhs, मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs फॉर कॉम्पनसेशन ऑन डिजास्टर। जैसे अभी हमने सुना कि यहाँ डिजास्टर आ गया, एवलॉन्च आ गया उत्तराखंड में, अभी ग्लेशियर मेल्ट हो गया था, कॉम्पनसेशन ऑन डिजास्टर ये भी एग्जेम्प्ट होता है। तो बच्चों मैं बार बार समझा रहा हूँ, कुछ कोई लिमिट नहीं है, अनंत है ये पढ़ाई। ये सब सेक्शन 10 चल रहा है, सेक्शन 10 में एग्जामिशन आती है, इसमें एक चैप्टर आता है इनकम विच आर एग्जेम्प्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता था पहले जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, राइट 10 इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट। फैमिली पेंशन बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए एग्जेम्प्ट होती है बच्चे, आर्मी को सलाम है। फैमिली पेंशन जी, फैमिली पेंशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस, फॉर फैमिली पेंशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस received by family members exempt if they have been martyred। क्योंकि बच्चों शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, जीवन कुर्बान कर देते हैं अपना, ये हम लोग पढ़ते हैं, कभी आतंकवादियों से, कभी, क्योंकि बच्चों अब तो विदेशियों से, दुश्मनों से लड़ाई के साथ साथ देश के अंदर ही लड़ाई चल रही है, उसमें कुर्बान हो रहे हैं हमारे जवान, कभी मार्टायर्ड हो रहे हैं बच्चों बिकॉज
आतंकवादियों में, कभी नक्सलिस्ट में, कभी बॉम्ब ब्लास्ट, कभी कुछ भी, आर्मी वहां मर जा रहे हैं बेचारे, शहीद हो जा रहे हैं, बॉर्डर पे ठंड में बीमार हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी। तो ये जो चीजें हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को जो पेंशन ऐसे में मिलती है जब वो लोग शहीद हो जाते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। ये मैं बच्चों बीच बीच में कहीं से भी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि आपको कुछ माइंड में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट अदर देन प्रेशियस मेटल। तो पर्सनल इफेक्ट्स इज एग्जेम्प्ट। मान लो बच्चों हमारे घर में सोफा, फर्नीचर, कार, टीवी, कूलर कुछ भी है, घरेलू 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 प्रयोग, डोमेस्टिक यूज, कार, फर्नीचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पुराने हो जाते हैं, आर नॉट कैपिटल एसेट्स, सो एग्जेम्प्ट, सो एग्जेम्प्ट। जी, बहुत सारी बातें अभी बच्चों इस तरह की अनंत है, बट कराता रहूंगा मैं। मैंने कहा ना, मेरे पास इतना मैटर है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चों इन किताबों को पढ़ना, इनको समझना, यही जिंदगी है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000 exempt in the hands of employee. No interest is taxable. यदि 20,000 रुपए तक का लोन हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग द इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट, लोन टू बी रिफंडेड, लोन टू बी रिटर्न। बच्चों मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा एम्प्लॉय कहता है साहब मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं आपको चुका दूंगा साहब, मेरे घर में परेशानी है। तो जी, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। हाँ, इससे ऊपर होता है तो टैक्सेबल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स लेते हैं, फिर ये टैक्सेबल होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, विच प्रोविडेंट फंड इज नॉट कवर्ड इन 80C, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सा प्रोविडेंट फंड है जो नॉट कवर्ड है?
ठीक है, ये है बच्चों अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, contribution not taxable। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल कह रहा हूं, नॉट एक मिनट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट, विच प्रोविडेंट फंड इज नॉट कवर्ड इन एटीसी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉइज करना पड़ेगा यहाँ बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, contribution of employee not taxable, not exempt, not benefit, not getting benefit under section 80C, क्योंकि बच्चों जो 80C होता है उसमें 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन वो कौन सा क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है, 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। 80C क्या है, एक बार जरा 80C देख लो, 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, ये इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इतना तो अब आने लगा होगा समझ, अब इतना भी लल्ला नहीं होना चाहिए कि सर मुझे पीजीबीपी नहीं समझ आ रहा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इन पांचों हेड्स का जब आप बच्चों टोटल करते हो उसको बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आपको घटाना है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आपको क्या घटाना है, 80C टू 80U, ये डिडक्शंस होती है। तो ये जो 80C है यहां पर आती है, यहां घटती है मैक्सिमम 1.5 लाख, ये यहां घटती है बच्चों, ये मैक्सिमम 1.5 लाख की, समझे। तो ये यहाँ पर 1.5 लाख जब बेटा, और कभी कभी अब ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, कभी समटाइम्स 2 लाख भी हो जाती है, समटाइम्स 2 लाख। कब, जब हम एन्युटी फंड के लिए डालते हैं, उसके लिए सुपर एनुएशन फंड के लिए एडिशनल 50,000 होते हैं, तो मैक्सिमम 2 लाख होती है, लेकिन वो 50,000 सुपर एनुएशन फंड के होते हैं। मतलब कहने का ये, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 80C कितनी है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे बच्चों जो 80C है वो है 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में किसका प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट होता है, उस 1.5 लाख में बच्चों जो एग्जाम्प्ट होता है प्रोविडेंट फंड में, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का एग्जाम्प्ट होता है। सुपर एनुएशन, तो उसमें आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू आरपीएफ, इसमें क्या क्या आता है 80C में, contribution of employee to RPF, recognized provident fund, statutory provident fund और superannuation fund और public provident fund, but not unrecognized provident fund, but not, देख लो ध्यान से क्या लिख रहा हूं, but not unrecognized provident fund, not unrecognized provident fund, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज का मतलब है इनकम टैक्स का कंट्रोल नहीं है। और क्या क्या चीज आती है 80C में, इंक्लूडेड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रेन, क्योंकि इंडिया में सरकार फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करती है, काफी जनसंख्या है देश की। और contribution to NABARD, contribution to bonds of NABARD, NABARD, National Agriculture Bank for Reconstruction and Development. Term deposit in scheduled bank or post office 5 years. 5 years FD in post office or scheduled bank. Notified pension fund. आप कहेंगे ये क्या बताने लग गए? ये मेरे बच्चों में बता रहा हूं, 1.5 लाख तक कहां where money can be contributed. $1.5 लाख तक money can be contributed. ये बच्चों, और इसमें एक और चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी आता है 80C में, 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये है जी। ये बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप थे, अभी बहुत कम है ये, और हो सकते हैं, कुड हैव बीन मोर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आई शैल बी टेकिंग देम आगे। आज इतना ही रोक देते हैं। थैंक यू आने के लिए बच्चों, जो इतने नंबर में आए आप लोग, हमारा हौसला बढ़ता है बच्चों को देख के। थैंक यू सो मच। कल ऐसे ही लूंगा बच्चों, फिर से यही ऑब्जेक्टिव टाइप ही कराने वाला हूँ अभी, क्योंकि बच्चों एग्जाम में यही आने वाले हैं, इसलिए अब बहुत डिटेल तो मैं, जो भी हो गया पहले हो गया, अभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप कराने वाला हूँ। थैंक यू।